हेलो बच्चों, सभी को अल्फा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम देखेंगे अपना सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया था, आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो से जा करके पढ़ लीजिए। सेकंड चैप्टर है आपका विष के दांत, जो कि कहानी है। तो आज की क्लास में हम गद्य का अपना सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जो आपकी कहानी है और लिखा है नलिन विमोचन शर्मा ने। इसकी हम लोग क्लास में अच्छे से पूरी संपूर्ण व्याख्या देखेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पूरी तरह से अपना सेकंड लेसन जो है ख़त्म कर देंगे और इसी तरह से हमने फर्स्ट लेसन को ख़त्म किया था। ठीक है, तो चलिए सेकंड लेसन में विष के दांत, जो कि किसने लिखा है, नलिन विमोचन शर्मा ने। एक कहानी है, कहानी को हम पढ़ेंगे। आपने पढ़ भी लिया हो सकता है, कहानी की वजह से पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस कहानी में क्या है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करने हैं हमको, वो भी हम साथ साथ देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं जन्म परिचय। आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूरी तरह से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, वो लेखक का परिचय होता है। लेखक का जो जीवन परिचय है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है। तो पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और यहीं से आप याद कर लेंगे, ताकि इससे संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आपका वो क्वेश्चन रह ना जाए। ठीक है, कह रहे हैं नलिन विमोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में हुआ था। ये जन्म से ही भोजपुरी भाषी थे। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित राम अवतार शर्मा। इनके पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा था और माता का नाम रत्नावली था। ठीक है, नलिन जी के पिताजी दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। इनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी अहम भूमिका थी। ठीक है, तो इनके पिता क्या थे, ये क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव। इनके पिता दर्शन और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। पिता का नाम राम अवतार, माता का नाम याद रखिए 18 फरवरी 1916। जन्म पटना बदरघाट में हुआ था। ये जन्म से ही कैसे थे? भोजपुरी भाषी थे। शिक्षा, नलिन जी की जो स्कूली शिक्षा थी वो पटना के कॉलेजिएट स्कूल से प्राप्त थी और पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया था। ये हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और फिर पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे और सन 1959 ईस्वी में वे पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे थे। मृत्यु देखें इनकी, तो मृत्यु इनकी हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर बने रहते हुए ही 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हो गई थी। साहित्यिक रचनाएं अगर इनकी देखें, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत पूछता है। साहित्यिक रचनाओं में क्या है, तो ये हिंदी कविता प्रपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक। नलिन जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। पहली जो रचना है दृष्टिकोण, फिर साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड। हिंदी उपन्यास में क्या क्या है विशेषता? प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना। आलोचनात्मक ग्रंथ में क्या है? विष के दांत और 17 अंशग्रहित पूर्व छोटी कहानियां। कहानी संग्रह में क्या क्या है? केसरी कुमार तथा नरेश के साथ। काव्य संग्रह में क्या है? नकेन के प्रपथ और नकेन दो। सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ हैं। तो इनके जो पुस्तकें हैं, इनके जो ग्रंथ है वो ये सारे हैं। दृष्टिकोण में साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड। हिंदी उपन्यास में क्या है विशेषता? प्रेमचंद है। साहित्य तत्व और आलोचना है। आलोचनात्मक ग्रंथ में क्या है? विष के दांत और ये 17 अंशग्रहित पूर्व छोटी कहानियां हैं। ठीक है, कहानी संग्रह है केशरी कुमार और नरेश के साथ। काव्य संग्रह नकेन के प्रबंध हैं और नकेन दो। सदल मिश्र ग्रंथावली है। अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक है। ठीक है, संत परंपरा और साहित्य आदि जो है इनके संपादित ग्रंथ हैं। साहित्यिक विशेषताएं देखें इनकी तो क्या रही थी, तो आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद की वास्तविक शुरुआत नलिन विमोचन शर्मा की कविताओं से हुई और इनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व बड़ी समग्रता से उजागर हुए। नलिन जी आलोचना के आधुनिक शैली के समर्थक और कथ्य, शिल्प, भाषा आदि के सभी स्तरों पर नएपन के अग्रणी लेखक थे। इनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि तथा शैली का निषेध एवं आधुनिक दृष्टि का समर्थन है और आलोचना में इनकी भाषा गढ़ी हुई और कैसी है? संकेतात्मक है। तो मुख्य रूप से जो आपको पूछता है
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो साहित्यिक रचनाएं पूछता है आपसे और प्लस मृत्यु पूछ लेता है, और ये वाला जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, माता पिता का नाम, पिता का क्या काम था, दर्शन और साहित्य के प्रख्यात विद्वान थे, पेशा पूछ सकता है। अब हम देखते हैं अपनी ये कहानी विष के दांत। ठीक है, विष के दांत को पढ़ते हैं। विष के दांत में देखते हैं क्या है, लिखा है सेन है ये। ठीक है, सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है, काली चमकती हुई स्ट्रीमलिंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है, बिल्कुल नई मॉडल, 7,500 में आई है, काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो, कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की शामत ही समझो। मेम साहब की सर तागीत है और खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने ना पाए। ठीक है, कह रहे हैं कि सेन साहब जो हैं वो नई मोटर कार उनके बंगले में आई है, बरसाती में खड़ी है, चमकती हुई एकदम स्ट्रीमल इंड जैसे कोयल, जैसे कोयल घोंसले में कब उड़ जाए, जैसे कोयल घोंसले से अपने कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर बहुत नाज है, बिल्कुल नई मॉडल की कार है जो कि 7,500 में इन्होंने खरीदी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि कार कितने की थी, 7,500 की, काला रंग और चमक ऐसी कि कोई अपना मुंह देख ले, कहीं पर एक भी धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की क्या हो जाए, सामत ही आ जाती थी, क्लीनर और सोफर की सामत ही आ जाती थी। आगे देखें तो लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील हैं, 5-5 ठहरी, और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही हैं। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, पर क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन फिर शाम के वक्त, और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी हैं, इसलिए वे दौड़ती हैं या घूमती फिरती हैं। ठीक है, चलिए, कह रहे हैं कि लड़कियां हैं उनके पास, कितनी लड़कियां हैं, 5 हैं, और पांचों बड़ी ही सुशील है, और 5 के 5 ठहरी, और सो भी कैसी हैं, लड़कियां हैं, तहजीब और तमीज की तो वो जीती जागती मूरत है। मतलब तहजीब और तमीज उनको सेन साहब और मिस्टर और मिसेज ने बहुत सिखाया है। उन्हें क्या करना चाहिए ये भले ना सिखाया हो, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये उन्हें भर भर के सिखाया है। ठीक है, इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या हैं, वे कैसी हैं, कठपुतलियां हैं। उनके माता पिता को इस बात पर बहुत गर्व है, वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है, दौड़ती हैं, खेलती भी हैं, लेकिन समय से, सिर्फ शाम के समय, क्योंकि उन्हें यह सिखाया गया है कि जो खेलना कूदना है वो क्या है, सेहत के लिए लाभदायक है, जरूरी है। वे ऐसे मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहें तो सीख लें, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि उन्हें खिलखिलाकर या जोर जोर से नहीं हंसना है। सेन परिवार के मुलाकाती रस के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं, जो सेन साहब के मुलाकाती वो हैं, रस्क हैं, वो क्या करते हैं, के बच्चे जो कैसे हैं, बहुत शरारती हैं, और उनसे वे क्या करते हैं, खींच कर कहते हैं, बच्चों से खींच कर कहते हैं कि तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं, अब ये फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। अब उन्होंने, उनके बच्चों ने क्या किया, फूल का गमला तोड़ दिया। तो कहते हैं एक तुम लोग हो और एक सेन साहब की लड़कियां हैं, उनसे कुछ सीखो, फूल का गमला तोड़ने के लिए थोड़ी बना होता है, तुम लोगों को तो हमारे घर में कोई भी चीज नहीं रह सकती है। तो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक की कोई खास खतरा नहीं था, उनसे जो गाड़ी की चमक दमक थी उससे कोई खास खतरा नहीं था, लड़कियों से कोई खास खतरा नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि गाड़ी को नहीं छूना है। लेकिन खोखा भी तो है, बच्चा, खोखा का मतलब होता है बच्चा, खोखी का मतलब बच्ची, खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है, उन 5 लड़कियों के बाद एक लड़का है जो कि सबसे छोटा है। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है, यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तक जाकर हुआ था, जब उसकी कोई उम्मीद
दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। ठीक है, कह रहे हैं कि खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है या नहीं। वो बुढ़ापे की आंखों का उनके तारा है, यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का ताल्लुक किसी हालत में मानने के लिए वो तैयार भी नहीं है कि वे बूढ़े होंगे, कि उनका ताल्लुक बुढ़ापे से है, उनका संबंध किसी तरह से बुढ़ापे से है, ये मानने के लिए वो तैयार भी नहीं है। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि सचमुच वे बूढ़े नहीं लगते हैं, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, वे बूढ़े भी नहीं लगते। हकीकत तो है कि जब उन्हें लगा कि अब उन्हें बच्चा मतलब लड़का नहीं होगा, तब कहीं जाकर लड़के का उनके जीवन में आविर्भाव हुआ, लड़का उत्पन्न हुआ उन्हें। ठीक है, जब उनकी कोई उम्मीद ही बाकी नहीं रह गई थी तब। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। ठीक है, कह रहे हैं कि जो खोखा लड़का है वो क्या है, जीवन के नियमों का अपवाद है। अब उन्हें यह नहीं लगता था कि उन्हें कोई लड़का होगा या बच्चा होगा उन्हें, तब भी उन्हें एक लड़का हुआ। और इसी तरह से वो घर का भी अपवाद है, जहाँ पांचों लड़कियां बहुत सीधी या बहुत शालीनता से रहने वाली थी, वहीं जो खोखा है लड़का है वो घर का अपवाद है। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से, अगर उस मोटर को कोई खतरा हो सकता था कि तो किससे, उनके लड़के से था। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों लड़कियों के नाम है। पांचों हुई तो उनके घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी। अब जब पांचों लड़कियां हुई तो उनकी घर में क्या थे, अलग नियम थे उन लड़कियों के लिए, और जब लड़का हुआ तो उनके घर में अलग नियम बन गया। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। कह रहे हैं, कहने को क्या कहा जा रहा था कि जो लड़का है वो क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्योंकि उसमें उसके बाप के लक्षण दिखाई देते हैं, अपने बाप का बेटा ठहरा। ठीक है, कह रहे हैं और उसमें इसके लक्षण भी दिखाई दे रहे थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे अभी से दी जाने लगी थी। बात यह है कि खोखा के दुर्दलित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार में के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे क्या कर रहे हैं, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं कि खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोंक पीट किया करे, इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों के वाकिफ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। ठीक है, कह रहे हैं कि जब परिवार में सेन साहब में या सेन परिवार में जब दोस्त आते हैं, तो जब बड़े बड़े ड्राइंग रूम में बैठते हैं तो उनके पास जब बात का अभाव हो जाता है, बात का विषय नहीं बचता, तो वे ये इस बात पर चर्चा करते हैं कि हमारा किसका लड़का क्या करेगा। तो उसमें सेन साहब बड़ी ही मौलिकता के साथ क्या कहते हैं कि मेरा लड़का है मेरी ही तरह बिजनेसमैन, इंजीनियर बनूंगा, और मैं उसे अभी से ट्रेंड कर रहा हूँ। धीरे धीरे उनका लड़का 5 साल का हो रहा है और लोग उसे कहते हैं कि किंडरगार्टन में भेज दो, लेकिन उन्हें क्या बनाना है, अपनी ही तरह बिजनेसमैन। तो कहते हैं कारखाने से मैं 2-3 बढ़ई मिस्त्री को 1-2 घंटे के लिए यहाँ भेज देता हूँ कि उसके साथ ठोक पीट करे, ताकि उसकी उंगलियां अभी से औजारों के वाकिफ हो जाएं। एक दिन का वायका है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें से एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीश थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा और बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। लड़का कैसा था, बहुत समझदार और होनहार था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उस साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वही बातें दोहराकर वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। ठीक है, तो कहते हैं कि किसी ने उस बच्चे की क्या की, कोई हरकत देखी और उसकी तारीफ कर दी
कि मतलब बच्चा बहुत समझदार है। और उन्होंने उस जो अखबार जो पत्रकार साहब थे उनसे पूछा कि आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं या नहीं। तभी जो सेन साहब थे वे शुरू हो गए कि मैं क्या करूंगा, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। और वे बार बार वही बातें दोहराते थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय मुस्कुरा रहे थे। जब उनसे फिर पूछा गया तब उन्होंने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ भी बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रछन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। तो वे पत्रकार क्या कहते हैं कि मैं चाहता हूं वे कैसा बने, एक जेंटलमैन बने और जो कुछ उसका काम है वो करे, वो अपने काम के लिए पूरी तरह से आज़ादी रहेगी, जो कुछ वो करना चाहता है वो करे, स्वच्छंद है, लेकिन उसे जेंटलमैन जरूर बनना चाहिए। साहब के इस उत्तर से जो सेन साहब थे वो क्या हो जाते हैं, प्रछन्न व्यंग से ऐंठ कर रह जाते हैं। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। ठीक है, तो कह रहे हैं सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लमा कहने जा तो मैं उसे पकड़कर अलग कर दिया, इस पर मुझको मारने दौड़ा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो उनका सोफर खड़ा था सेन साहब को देखकर क्या कहता है कि देखिए साहब, ये जो है ये क्या कर रहा था, ये बच्चा वो गाड़ी को छूने जा रहा था, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने उसको मना किया। ठीक है, तो लम्हा कहने लगा कि जा मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया तो वो मुझको मारने के लिए दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। ठीक है, मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी लेकिन सेन साहब के सटे ओठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर खर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। मदन की माँ अपने बच्चे को बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ठीक है, मदन की माँ क्या कर रही थी, अपने बच्चे के बाएं घुटने पर लगे हुए खून को पोंछते हुए चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। ड्राइवर ने क्या किया, धकेल दिया था और वो बच्चा जो था गिर पड़ा था, इसलिए उसकी माँ उस पर गुस्सा कर रही थी। लेकिन एक मामूली किराने की बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। ठीक है, और वो औरत चाह कर भी नहीं कह पाती है, डर की वजह से वो नहीं कह पाती। ठीक है, ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लग के सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे थे और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया था। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उसी समय क्या होता है, देखते हैं कि पीछे गाड़ी में खटखट की आवाज आती है। सोफर ड्राइवर और सेन साहब दोनों लोग जाते हैं तो जो सेन साहब है वो गोद में अपने खोखा बच्चे को उठाकर हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे डांट रहे हैं और जो मोटर की पिछली बत्ती है वो शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है काशू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कल पुर्जों से इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि इसको क्या है, मोटर के कलपुर्जों से इंजीनियर बनाना चाहते, तो मोटर के कलपुर्जों से इसे अभी से बहुत दिलचस्पी है, शायद ये देखना चाहता था कि बत्ती के अंदर क्या है। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखा नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें सखी था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। ठीक है, सेन साहब बच्चे को जमीन पर रखकर क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ते हैं और उनके जो बात उन्होंने कही थी कि इसे क्या है, मशीन के कलपुर्जों से कार के अभी से दिलचस्पी है,
तो लोगों की भाव भंगिमा को वो समझ नहीं पाते हैं, और देखते भी तो भी नहीं समझ पाते, देख नहीं पाते, देखते तो समझ भी नहीं पाते। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास जब पहुंचते हैं और सेन साहब को नमस्कार करके गाड़ी का गेट खोलते हैं, तो गाड़ी का अगला चक्का देखकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ गए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और झिझकते हुए कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कासू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर के हवा भर दो, और हाँ कुर्सियां लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ठीक है, कहते कहीं कासू ने तो हवा नहीं निकाल दी। फिर अपने ड्राइवर से कहते हैं कि जरा सारे चक्कों को चेक कर लो और इसमें हवा भर दो और कुर्सियां लॉन में लगवा दो, तब तक हम वहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। काम तो काशू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। ठीक है, तो वो क्या करता है कि काम बताता है कि उसी लड़के का, उसके बेटे का क्या नाम था सेन साहब के, काशू बाबू का ही मालूम पड़ता था, वे इधर ही खेल रहे थे। ड्राइवर बताता और पंप लाने चला जाता है। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। उनकी गाड़ी सही थी, वह उनके साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लान की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। ठीक है, वे बताते हैं कि वो क्या कर रहा था, वो चक्कों से हवा निकालने की तरकीब जान गया था और जैसे ही उसे मौका मिलता वो ये काम कर गुजरता। उनका अपना ख्याल था। उसकी इस हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है, और उनको क्या लगता था कि उसकी इस हरकतों को देखकर उनको ये लगता था कि उसकी इंजीनियरिंग में दिलचस्पी है, उसके शरारती व्यवहार को नहीं देखते। ठीक है, इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। फिर चक्के में हवा भर दी जाती है और तब तक के लिए ऐसी ही बेमतलब की बातें होती रहती है। मिस्टर सिंह फिर चले जाते हैं। सेन साहब अंदर लौटे तो व्यवरा को, मदन के पिता गिरधर लाल को, और जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। अब जो वापस लाते हैं तो वेरा को मदन के जो पिता थे, जो लड़का मदन की माँ आई थी जिसको चोट लगी थी, मदन के पिता गिरधर दास को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में रहता था, आउट हाउस में रहता था, उसको बुला लाने का उन्होंने हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा होता है। बिल्कुल उसी तरह से गिरधर लाल आया और वो खड़ा हो गया। सेन साहब ने ठंडी बेलीस आवाज में कहा, शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है, मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसने वो अपटता रहा, झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। ठीक है, तो वो गिरधर लाल को क्या करते हैं, कहते हैं कि जो आजकल बहुत शौक हो गया है तुम्हारा बच्चा, ठीक है, तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को उसने गंदा किया अलग, मना करने पर वो ड्राइवर को झपट रहा था वो अलग, और मेरे सामने भी वो वही काम कर रहा था, डरने के बजाय वो ड्राइवर की तरफ झपट रहा था। और जो गिरधर लाल है वो कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था, उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। फिर वो क्या कहते हैं कि ऐसे ही लड़के जो होते हैं वो गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, और फिर उनकी हालत क्या होती है तुम ये जान सकते हो, तुम उसे संभालने की कोशिश करो और तुम जा सकते हो, फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए। उस लाल गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चीत्कार से सेनों का आरामदेह सेनागार गूंज गया था। कह रहे हैं उस लाल
गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन की चीत्कार से सेनों का आरामदेह सेनागार गूंज गया था। मतलब उन्होंने क्या किया, गिरधर लाल ने क्या किया, अपने बेटे जो मदन था उसको बहुत पीटा, बहुत मारा। आराम से खलल पड़ने से कुछ झुझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। ठीक है, तो वो जो सेन का घर था उस तक उसकी आवाज पहुंच गई, क्योंकि वो बाहर आउट हाउस में रहता था। ठीक है, तो आराम से खलल पड़ने पर आवाज आती है, तो भाई खलल पड़ेगा ही सोने में। तो वो झुंझला कर जो पिता सेन है वो अपनी धर्मपत्नी पत्नी से कहते हैं कि जो गिरधर है वो तो बहुत समझदार है, लेकिन जो उसकी पत्नी है, बीबी है, वही लड़के को बिगाड़ दी है। मदन की यही दवा है, उसे मारना मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त को कि खाल उड़ेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड सप्लायर द चाइल्ड। माता सेन की नींद उचट गई थी। ठीक है, उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कोई की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। कह रहे हैं कि जो सेन थी, उनकी वाइफ जो थी सेन की पत्नी, उनकी भी नींद उचट गई। उन्हें मदन की कातर आवाज से ज्यादा अपने पति की बकबक पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। उन्होंने उसकी भी जो खींच है वो किस पर उतार दी, मदन पर। कहा कि कितना कमबख्त कैसा कोई की तरह चिल्ला रहा, कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, मेरे लड़के की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्त रुदन रुक गया था। खैरियत थी, उसकी सिसकियां सेनों के सायनागार तक नहीं पहुंच सकती थी। अब वो धीरे धीरे रो रहा था और उसकी सिसकियां जो है वो सेनों के सेनागार मतलब उनके बेडरूम तक नहीं पहुंच रही थी। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रूप के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उन नहीं था, वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उसके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग यहाँ से, भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला। है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा को मोटर पर बैठ। ठीक है, तो उसी दिन हम लोग अगले दिन शाम को क्या दिखाई देता है, जो मदन है वो खेलता कूदता हुआ दिखाई देता है, आवारागर्द छोकरों के साथ, लड़कों के साथ वो लट्टू नचा रहा था। अब जो सेन का बेटा है खोखा, वो क्या करता है, अब वो उसे देखते ही उसकी तबीयत मचल जाती है। जब बच्चे खेलते हैं तो दूसरा बच्चा देख के अपने आप ही वहां आ जाता है, जब चार बच्चे खेलते हैं तो वो कहता है, लेकिन वो कैसा, उसे तो रोब दाब में रहना सिखाया गया था। ठीक है, अपनी आदत से लाचार था। वो रोब के साथ क्या करता है, मदन से कहता है कि हमको लट्टू दो, हम खेलेंगे, मैं खेलूंगा। और जो लड़के थे बाकी, वो मदन को या उस लड़के को जो कासू था उसको अपनी टीम में लेना चाहते थे, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे थे उन्हें। लेकिन जो मदन था उसकी वजह से उसकी बहुत पिटाई हुई थी। अब मदन को तो यह बात मंजूर नहीं थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, उसके कहते भर में उसने जवाब दिया कि अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला, है भी तेरे पास लट्टू, अबे जा अपने बाप की मोटर पर बैठ, अपने बाबा की मोटर पर बैठ। कैसू तैश में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। इतना छोटा था अभी 5 साल का, अपनी बड़ी बहनों पर, नौकरों पर, वो सब पर हाथ चला देता था। और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कह दे। उसने आओ देखा ना ताओ मदन को एक घूंसा रशीद कर दिया। वो क्या करता है, मदन को मार देता है। मदन तो उससे छोटा था। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कम मारने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बैंगले के पिल्ले और गली के कुत्तों की लड़ाई थी। यह लड़ाई कैसी थी, हड्डी और मांस की, जो बैंगले के पिल्ले होते हैं और गली के कुत्ते, वे जैसे हड्डी और मांस के लिए लड़ाई करते हैं,
वैसी ही लड़ाई चल रही थी। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता, अगर वही लड़ाई उसके घर हुई रहती तो कासू क्या हो जाता, शेर हो जाता, क्योंकि सब लोग उसी के साथ थे। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। 1 ही मिनट में वह रोता हुआ क्या करता है, वहां से भाग आता है। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं महल, जो कोई बड़ा घर हो, महल और लड़ाई, अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई है तो उसमें अमीर ही जीतता है। ठीक है, जब दूसरे जो झोपड़ी वाले होते हैं, दूसरे गरीब लोग होते हैं, वो महल वाले की ही तरफदारी करते हैं, अमीरों की ही तरफदारी करते हैं, तो जाहिर है कि महल वाला ही जीतेगा। लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ, लेकिन बच्चों को तो ये अक्ल होती नहीं है। ठीक है, कि वो अमीर और गरीब के बीच देखे अपना फायदा या अपना नुकसान देखे। उन्होंने ना तो अपने दुदमनीय लीडर की मदद की और ना ही अपने माता पिता के मालिक के लाडले की। तो ना ही वह मदन की मदद करता है और ना ही अपने माता पिता के लाडले अर्थात कासू की मदद करते हैं। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। लेकिन जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। तो मदन डर के मारे, क्योंकि उसे पता था कि अब उसके पिता को ये बात पता चल गई होगी और वह डर से घर वापस नहीं आता है। लेकिन कब तक घर नहीं वापस आता, 9-10 बज गए, उसे भूख लगती है तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वो घर में घुसता है गली के दरवाजे से। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, वो रोज ही मार खाता रहता। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। डर उसे बस यही था कि आज मार और भी ज्यादा पड़ने वाली है। लेकिन उपाय ही क्या था, वह पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी। बगल में सोने वाले कमरे में बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया। ठीक है, तो वह धीरे से किचन में जाता है, उसकी माँ वहां नहीं होती है, बगल के कमरे से आवाज आ रही थी। तो सोच लेता है मार तो खाना ही है, इससे अच्छा पहले खाना खा लूं, और इत्मीनान से भरपेट खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताजुब हुआ, उसके बाबूजी गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झलाकर कहा, अरे पाई, बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह वापस ऑफिस से ले लेना। ठीक है, कहते हैं कि आज उसके बाबूजी जो थे वो गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछा जिसे वह ठीक से सुन नहीं पाता है, और उसके पिताजी झल्ला कर कहते हैं कि अरे बताया तो कि साहब ने क्या कहा, सिर्फ यह कहा कि आज से तुम्हारी जरूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस आकर ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसे सजा की तजवीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। अब उसे लगता कि अगर उसे सजा मिलने वाली होती तो वो सुनने की कोशिश भी करता। अब तो पता था कि उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही थी। लीडर की मदद की, ना अपने माता पिता के मालिक के लाडले की। ठीक है, रिपीट होगा, मदन घर नहीं लौटा, ये रिपीट हो गया है। अम्मा से कोई बात नहीं पूछी। उसे ताजुब हुआ कि उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे, उसकी अम्मा ने कोई बात नहीं पूछी जिसे वह ठीक से नहीं सुना। ठीक है, कोशिश भी करता। कह रहे हैं जब उसके बारे में कोई बात होती, उसकी सजा की कोई बात चलती, तो वो क्या करता, उसके सुनने की कोई कोशिश भी करता। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घुमा और मार खाने की तैयारी में आज छाती को अपने हाथों से बांध कर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पिटता था, बहुत पिटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। कहने जब वह दबे पांव क्या करता, चारपाई के पास जाने लगता है तो नीचे बर्तन लोटा पड़ा हुआ था जिससे उसका पैर लग जाता है, और लोटे की ठन की आवाज सुनकर उसके पिता और माता दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं। और उसको, मदन को क्या लगता है, वह चौंक जाता है और उसे लगता है कि अब उसकी मार खाने की बारी आ गई है, और अपने छाती से अपने दोनों हाथों को बांध देता है
और खड़ा हो जाता है। मदन अक्सर पिता से बहुत पीटता था और बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसे बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और एक तू। खो खा के दो दो दांत तोड़ डाले, हा हा हा। ठीक है, तो उसको पता चल जाता है कि किस वजह से उसे नौकरी से निकाला गया है। ठीक है, तो वह निष्ठुरता के साथ आगे बढ़ता है, मदन की ओर बढ़ता है और मदन अपने दांत भींच लेता है। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ जाता है और अचानक फिर ठिठक जाता है, रुक जाता है। उसके चेहरे से जो नाराजगी के बादल थे वो हट जाते हैं। वो लपक कर मदन को हाथों से उठा लेता है। मदन हक्का बक्का अपने पिता की तरफ देखने लगता है। उसे याद ही नहीं था कि कब इतनी बेपरवाही और उल्लास के साथ, गर्व के साथ, मतलब कब उसके पिता ने इस तरह से उसे प्यार किया था और कब किया था। गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ उसे बोल उठा है कि जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है, कि वो किसके लिए, बस इसी की वजह से नौकरी पर निकाले जाने से ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बेखो खा के दो दो दांत तोड़ दिए। ठीक है, तो वो मतलब मारता है उसके, तो क्या होता है, उसके दांत टूट जाते हैं। जब मारा था तो इसलिए वो कहता है कि तूने क्या किए, खो खा के दो दो दांत तोड़ दिए। और ऐसा कहकर उसके पिता जो हैं वो हंसने लगते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है ये जो आपका लेसन है ये खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है इसके क्वेश्चन। अब हम पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या दिया है कि सदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, बताइए। दुत्कार, प्यार, मार या फिर फटकार। हम लेसन में क्या देखते हैं, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। मदन जो कौन था, गिरधर का बेटा था, गिरधर लाल का, और उसके लिए मार खाना बहुत मामूली बात थी। मतलब वो रोज ही अपने पिता से पिट जाता था, इसलिए मार खाना उसके लिए मामूली बात थी। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। विष की दांत जो कहानी है वो किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है, निम्न वर्ग के, उच्च वर्ग के, मध्यम वर्ग के या फिर व्यापारी वर्ग के। किस वर्ग के अंतर्विरोधों को वह उजागर करती है, किस वर्ग के अंतर्विरोधों को वह उजागर करती है। विष की दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है, तो मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधों को यह कहानी उजागर करती है कि किस तरह से मध्यम वर्ग में अंतर्विरोध है एक दूसरे के प्रति। ठीक है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तमिल, भोजपुरी, बांग्ला या फिर हिंदी। तमिल, भोजपुरी, बांग्ला या फिर हिंदी। खोखा खोखी, खोखा खोखी का मतलब क्या होता है, बच्चा बच्ची। ठीक है, लड़का लड़की कह सकते हैं। ठीक है, बच्चा बच्ची। तो इसका मतलब क्या होता है, ये किस भाषा का शब्द है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये बांग्ला भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है, बांग्ला भाषा का। अगला लिखा है कि सेन साहब ने नई मोटर कार कितने की थी। जो सेन साहब की नई मोटर कार थी कितने की थी, 8,500, 7,500, 6,500 या फिर 5,500 की थी। सेन साहब की नई मोटर कार, वहां पे मैंने बताया था कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। तो नई मोटर कार कितने की थी, 7,500 की थी। सेन साहब की नई मोटर कार 7,500 की थी। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही। कहानी के किस पात्र ने, यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, पात्र का नाम पूछ रहा है, किस पात्र ने कही। ऑप्शन ए है सेन साहब की धर्मपत्नी ने, ऑप्शन बी है गिरधर ने, गिरधर लाल ने, ऑप्शन सी है सेन साहब ने, और डी है सोफर ने कही थी। किसने कही थी कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, किसने कही, ये आपका सही है ऑप्शन सी, सेन साहब ने कहा। किसने कही, सेन साहब ने। आगे है विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। क्या पूछ रहा है आपसे, इसके दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए है मोहन राकेश,
बी है आपके पास कमलेश्वर, सी है नलिन विमोचन शर्मा, डी है आपके पास प्रेमचंद। जिसके दांत कहानी के शीर्षक कौन है, कहानीकार कौन है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नलिन विमोचन शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नलिन विमोचन शर्मा। आपको पता ही है, हमने पहले इनका जीवन परिचय देखा हुआ था। अगला है कि सेन की पांचों लड़कियां कैसी थीं? बताइए, सेन की पांचों लड़कियां कैसी थी? सुशील थी, समझदार थी, उद्दंड थी, या फिर नासमझ थी, मूर्ख थी, सुशील थी, या फिर उद्दंड थी? सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? बहुत सुशील थी, ठीक है, समझदार, सुशील थी। उन्हें क्या नहीं करना है, या लड़कियों को क्या नहीं करना होता है, उन्हें इस बात की पूरी शिक्षा मिली हुई थी। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? बच्चा बच्ची, बाबा दादा, या फिर भाई बहन, या फिर ऑप्शन डी चाचा चाची। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? तो बच्चा बच्ची। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। खोखा खोखी का क्या अर्थ होता है? बच्चा बच्ची। अगला है, विष के दांत कैसी कहानी है? ऑप्शन ए है सामाजिक, बी है ऐतिहासिक, सी है धार्मिक, और डी है आपके पास मनोवैज्ञानिक। विष का दांत कहानी कैसी कहानी है? ए, बी, सी या फिर डी? इसका दांत कहानी कैसी कहानी है? तो ये कैसी कहानी हो जाएगी? मनोवैज्ञानिक, ठीक है। इसके दांत कहानी कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है कि नलिन विमोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था? नलिन विमोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? ये भी हमने जीवन परिचय में पढ़ा है। क्या नाम था? ऑप्शन ए है पद्मावती शर्मा, बी है कलावती शर्मा, सी है रत्नावली, और डी है आपके पास इंद्रावती। नलिन विमोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? हमने पढ़ा था ऑप्शन सी रत्नावली शर्मा। अगला है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? ऑप्शन ए है बेटियों के अनुसार, बी है खोखा के अनुसार, सी है मदन के अनुसार, डी है गिरधर के अनुसार। किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को बदल लिया था? तो ऑप्शन आपका सही होगा इसमें, क्या? बेटों के अनुसार, खोखा के अनुसार इन्होंने क्या किया? अपने सिद्धांतों को बदल लिया था। चलिए, खोखा के दांत किसने तोड़े? ऑप्शन ए मदन ने, बी है मदन के दोस्त ने, सी है सेन साहब ने, और डी है गिरधर लाल ने। खोखा के दांत किसने तोड़े थे? ए, बी, सी या फिर डी? तो लास्ट में देखते हैं खोखा के दांत कौन तोड़ा है? मदन का दांत मदन के पिता गिरधर लाल ने उसकी पिटाई करके। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विष के दांत पाठ की विधा क्या है? निबंध है, व्यक्ति चित्र है, ये कविता है, या फिर कहानी है? निबंध, व्यक्ति चित्र, कविता या फिर कहानी है? कैसी कहानी है ये? इसकी विधा क्या है? क्या हो जाएगा? इसकी विधा क्या है? इसका दांत कहानी। तो ये शुरू में ही क्या है? विष का दांत जो है वो कैसी क्या है? इसकी विधा जो है वो क्या है? कहानी है। अगला क्वेश्चन दिया है, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन ए है मित्र मिलन से, ऑप्शन बी है आपके पास विष के दांत और अन्य कहानियों से, ऑप्शन सी है आपके पास ये कुहासा है, कुहासा से, ऑप्शन डी है मौत का नगर, मौत की नगर से। बताइए, विष का दांत जो शीर्षक कहानी है वो पाठ की किस कहानी संग्रह से ये पाठ लिया गया है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विष के दांत तथा अन्य कहानियों से ये लिया गया है। अगला आपके पास जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था और इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? तो इनके बीच क्या कारण था? द्वेष का कारण था, या उसकी वजह से उसके पिता क्या करते थे? उसको मारते थे, यही कारण था। तो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण मदन के मन का द्वेष और कासू का मदन पर हाथ चलाना था। कासू क्या करता था? बहुत तेजी से मदन पर हाथ चला देता था, हाथ उठा देता था।
मदन गली में अपने साथियों के साथ लट्टू खेल रहा था। ठीक है, कासू भी वहां पहुंचा और खेलना चाहा, किंतु मदन ने उसे खेलने से मना किया। इस पर कासू ने घूंसा चला दिया। मदन भी उस पर टूट पड़ा। लेखक इस प्रसंग में दिखाना चाहता है कि अदब और रौब की परवाह बड़ों को होती है। अदब और रौब की परवाह किसको होती है? बड़ों को होती है, कि वे अमीर लोगों को देखकर जो गरीब लोग होते हैं मतलब वो शांत हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं मदन की माँ चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती है। ठीक है, वैसे ही लेकिन जो बच्चे होते हैं उन्हें इन सब के बीच का भेद नहीं पता होता है, तो जो रोब दाब होता है वे बच्चे नहीं समझते। अगर आप उन्हें मारेंगे तो आप कितने भी बड़े हो वो भी आपको मारेंगे, क्योंकि या तो रुक सकते हैं तो डर से। लेकिन वो दोनों साथ के थे, इसलिए वो क्या करता है, जब वो काशू मारता है तो मदन भी उसे मारना शुरू कर देता है। तो लेखक इस प्रसंग में दिखाता है कि अदब और रौब की परवाह किसको होती है? बड़े लोगों को होती है। बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें भला फिक्र किस बात की। सो कासू की हरकत पर उसका सही जवाब उसने दे दिया, परिणाम चाहे जो भी हो। वे परिणाम की नहीं सोचते हैं, लेकिन अगर बड़े होते तो उन्हें परिणाम का पता होता और वो ऐसा काम नहीं करते। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। इसमें तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए कि शीर्षक कहानी का नायक कौन है। तो ये जो शीर्षक कहानी है, जिसके इर्द गिर्द कहानी चक्कर काटती है और जिसके किसी कृत्य से कहानी का समापन होता है, इस दृष्टि से देखें तो सेन साहब की चर्चा यद्यपि विष के दांत कहानी में अधिक है। शुरू से अंत तक किसके बारे में बात होती रहती है? सेन साहब ही दिखाई देते हैं, तथापि नायक उनकी फैक्ट्री के किरानी गिरधारी का बेटा मदन ही है। लेकिन जो नायक है वो कौन है? उनकी फैक्ट्री का जो बेटा था गिरधारी का, मदन, वही इस कहानी का नायक है। कहानी घूमकर मदन के द्वारा सेन साहब की गाड़ी छूने के आरोप पर आती है, जिसके कारण ड्राइवर उसे धक्के देकर गिरा देता है, जिसके प्रतिकार स्वरूप मदन उस पर झपटता है। वह सेन साहब से भी भयभीत नहीं होता है, उसकी उपस्थिति से ड्राइवर पर मारने के लिए झपटता है। इस घटना के पश्चात उसकी पिटाई होती है, किंतु वह मूल बात को नहीं भूलता। जब खोखा लट्टू खेलने आता है और लट्टू की मांग करता है, जब काशू सेन साहब का बेटा लट्टू खेलने आता है, लट्टू की मांग करता है, तो मदन उसे बराबरी का व्यवहार करता है और अपना लट्टू लाने के लिए कहता है। खुद खोखा जब उस पर हाथ चला देता है तो बिना हिचक निडरतापूर्ण वह टूट पड़ता है और उसके दो दो दांत वो तोड़ देता है। क्या करता है? दो दो दांत वो तोड़ देता है। अब अन्याय सहन नहीं करता। नायक की पहचान है निर्भीकता और साहसिकता। ये दोनों ही गुण मदन में मौजूद हैं। अतः विष के दांत का नायक कौन है? मदन ही है। विष के दांत का नायक कौन है? दांत को किसने तोड़ा? मदन ने तोड़ा था। ठीक है, विष के दांत कौन है? विष के दांत का नायक कौन है? मदन ही है, क्योंकि वहां पर मदन को ही नायक के रूप में दिखाया गया है। ये कहानी भले ही सेन साहब से शुरुआत होती है, लेकिन एक तरह से जो सकारात्मक कैरेक्टर है, सकारात्मक अभिनेता है, वो किसको दिखाया गया है? वो मदन को दिखाया गया है कि किस तरह से कहानी उसके बाद से उसी के इर्द गिर्द घूमती है और ये उसके अंदर की जो निडरता पूर्वक या जो निडरता है, जो साहस है, वो इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह से वो अपनी मूल बात को नहीं भूलता है या बराबरी का व्यवहार करता है। यद्यपि वो बच्चा ही है, अभी उसमें इतनी समझ है नहीं, लेकिन वो बड़ी ही निर्भीकता से या बड़े ही साहस के साथ अपना परिचय देता है इस कहानी में। ठीक है, निर्भीकता दोनों ही गुण मौजूद हैं। अतः विष के दांत का नायक कौन हो जाएगा? मदन, क्योंकि मदन में निर्भीकता और साहस दोनों ही गुण विद्यमान है और वो ही बड़ी निडरता के साथ जो काशू है उससे लड़ने के लिए तैयार होता है। ठीक है, और क्योंकि उसको उसका परिणाम पता था, उसे पता था कि इसके बाद उसकी बड़ी पिटाई होने वाली है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है? उससे लड़ने के लिए तैयार रहता है। खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में अपवाद था? सेन साहब की 5 पुत्रियां थी और पुत्र का अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं बाकी थी कि उन्हें अब दूसरी संतान भी होगी, छठी संतान होगी, कोई उम्मीद बाकी न रह गई थी। अर्थात सेन साहब को पुत्र तक नसीब नहीं हुआ। जब पति पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे, इसलिए खोखा जीवन के नियमों के अपवाद के साथ साथ घर के नियमों का भी अपवाद था। किन मामलों में अपवाद था? तो दोनों मामलों में अपवाद था।
जीवन के नियमों में भी कि एक समय के बाद व्यक्ति को बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन वो एकदम बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए जब, तब उनको एक लड़का होता है। तो वो जीवन के नियमों में भी अपवाद था और उसके बाद वह घर के नियम भी उसके लिए तोड़े गए, वह घर के नियमों के लिए भी अपवाद साबित होता है। तो खोखा जो है वो दोनों मामलों में अपवाद था, जीवन के लिए भी और घर के मामलों में भी अपवाद था। तो ये आपकी विस्की दांत की कहानी थी, जो कि एक मध्यम वर्ग या कह सकते हैं कि एक व्यापारी है या उसके परिवार में जिसके पास पैसा है, लोग उसी की बात को सुनते हैं या वो लोगों को दबा कर रखता है। तो एक उच्च और निम्न वर्ग की या गरीबी और अमीरी के बीच की जो विभेद है या फिर आप कह सकते हैं वर्ग भेद है, उसकी कहानी है कि किस तरह से गरीब जो है वो गरीब बना हुआ है या फिर गरीब कि किस तरह से उसका जीवन अलग हो जाता है और एक जो अमीर है उसका जीवन किस तरह से वो लाख गलतियां कर ले फिर भी उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या उसके बच्चे लाख गलतियां करे फिर भी वे सही रहते हैं, लेकिन जो गरीब है वो ना गलती करते हुए भी, सही होते हुए भी उस बच्चे को उसकी वजह से कितना या रोज मार खाना पड़ता था। इसलिए हम देखते हैं कि गरीब और अमीर के जो बच्चे हैं या फिर इन दोनों के बीच की जो गलतियां हैं, वर्ग भेद है, वो समाप्त नहीं होने वाला है या समाप्त होने की कगार पर हमें दिखाई नहीं देता। और अमीर और गरीब के बीच का ये जो भेद है वो बना हुआ है। अमीर गलत रहले हुए भी वो गलत नहीं हो सकता और गरीब जो है वो सही रहते हुए भी सही नहीं साबित हो सकता है। अपने आप को वो जानता है कि वो सही है, लेकिन फिर भी हाँ में हाँ सर हिलाता रहता है या चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, जैसा हम गिरधर लाल को भी देखते हैं और उसकी पत्नी के लिए भी देखते हैं। ठीक है, तो ये कहानी आपकी समाप्त हो गई। अब हम फिर मिलेंगे अगले लेसन, तीसरे लेसन के साथ।